Hello students. So इस particular video में we are going to discuss about the moving charges and magnetism. Okay. And these are nothing but the JEE Advanced PYQ discussion series. और यहाँ पे इस बार हम selected PYQs पे हम नहीं जाते हुए we are going to try for 2007 से लेके 2023 तक we have counted there are 40 questions and we will be trying to cover all of them. Okay. And very importantly, जैसे हमने last videos में भी किया है, we will be also discussing the concept behind each and every question. ठीक है? So let's start the PYQ series. So this is a part one, and part one में we are going to discuss about the single correct questions. Okay. So start करते हैं without wasting time. Now we have a magnetic field B vector B naught J cap which exists in the region A से 2A and यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा दिखाया है और B वेक्टर इज माइनस बी नॉट जे जो कि है बिटवीन 2A से 3A तो वो यहाँ पे दिखा हुआ है. ओके. और अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V वेक्टर विच V नॉट I कैप एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू A. सो टेक्निकली वो यहीं से एंटर कर रहा है. नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज इन दिस रीजन कैन बी लाइक हाउ मच. ओके. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम बाकी सब चीज़ों को भी करें, एक चीज़ भूलनी ये कभी नहीं है कि चार्ज एक्चुअली में है कौन सा, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है. बिकॉज आपको यहाँ पे समझना है क्वेश्चन में दे हैव आस्क अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज. बराबर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने है ना सारे ऑप्शन में z एक्सिस और x एक्सिस है ना, z डायरेक्शन और x डायरेक्शन के अबाउट डिस्कशन लिया है. अब ऐसा क्यों है? ठीक है. तो पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. नाउ एक चीज बहुत क्लियर है दैट हमें फाइंड करना है ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है वी वांट टू फाइंड और वी वांट टू हैव द पाथ. नॉर्मली कभी भी पाथ तुम्हें चाहिए है ना, कभी भी तुम्हें पाथ चाहिए तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि तुम्हें उस पाथ के बारे में है ना आइडिया हो कि वो पाथ फॉलो कैसे करेगा, है ना. सो दैट मीन्स यहाँ पे वी शुड हैव द आइडिया अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल. एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मोशन then it is nothing but the motion of a charged particle in a magnetic field. सही है. So we are going to discuss about the motion of a charged particle in magnetic field. Hence हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका ट्रेजेक्टरी या पाथ कैसा हो सकता है. तो उसमें हमने 3 केसेस स्टडी किए हैं. एक थीटा 0 वाला है, एक थीटा 90 वाला है और एक थीटा जो नॉट 0 नॉट 90. और ये तीनों केस आप एक बार रिवाइज करो क्योंकि आगे भी देखना बहुत बार ये चीज़ें रिपीट हुई हैं, है ना. सो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द पाथ, जैसे मैंने बताया कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, है ना. सो अब मुझे यहाँ पे इसके लिए है ना टू आइडेंटिफाई द पाथ सबसे पहले मेरे दिमाग में फोर्स ही आता है. एंड आई नो द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. इट इज नथिंग बट q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. सही है. और मुझे ये भी पता है कि ये जो q है वो मेरा पॉजिटिव है. अगर मैं फर्स्ट केस फाइंड करूँ तो फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो मेरी वेलोसिटी तो आई कैप ही है और जो स्टार्टिंग में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट जे कैप है ना. तो वहाँ से मेरे पास जो फोर्स मिलेगा ना वो मुझे के कैप मिलेगा. ये मेरा फर्स्ट केस. और अगर मैं सेकंड केस लूँ, मतलब चार्ज पार्टिकल तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा माइनस जे. और उससे आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के कैप. मतलब है ना मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ दैट लेट अस से कि मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस. लेट अस कंसीडर दैट द मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस डायरेक्शन में
अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहले अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और अगर पार्टिकल ऐसे एंटर करा, तो अब होगा क्या, उसके ऊपर फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे बोला है। सो वो ऐसा जाएगा, और आपको पता है क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में जाना चाहिए, तो वो ऐसे जाएगा। पर जैसे वो यहाँ पहुंचेगा उसी डायरेक्शन पे, मतलब जैसे वो यहाँ पहुंचा ए से 2A तक, है ना, वो ऐसा पहुंचा है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। डू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? अब जो तुम्हारा मेरी तरफ था अवे, और वी कैन से फ्रॉम द सरफेस, वो अब अंदर जाएगा। तो उस केस में क्या लगेगा, जो फोर्स है ना, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि वो माइनस के लगेगा। तो अब पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वो ऐसे जाएगा। सो ऐसे जाके वो ऐसे जाने वाला है। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्योंकि अब उसको ऐसा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी और द चार्ज इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से समझा हो जाना चाहिए जो मैंने आपको समझाया। सो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करी है, और साथ में मैंने एफ वेक्टर का के कैप माइनस के कैप के साथ भी एक्सप्लेन किया है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो रिवाइज करो अच्छे से, और आगे भी इस कंसेप्ट को हम और एक बार देखेंगे। हाँ, एज यूजल मैंने इसके पीछे सोल्यूशन भी हमने अटैच किया हुआ है। ओके, सो आप एक बार सोल्यूशन को भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 2. The figure shows that certain wire segments join together to form a coplanar loop. The loop is placed in a perpendicular magnetic field in the direction going into the plane of the figure. The magnitude of the field increases with time, है ना। तो magnitude of the field is increases with time. So B is basically increasing with time. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द बी जो है वो अंदर जा रही है, बराबर है, परफेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताओ कि I1 और I2 जो है वो सेगमेंट ए बी और सी डी में जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। यार ये काइंड ऑफ है ना, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे, सो दिस इज मोर ऑफ नॉट अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म क्वेश्चन, बट अगर आप थोड़ा सोचोगे तो इसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो है तुम्हारा EMI। Okay, so if I want to talk about the concept, then I will definitely say it is nothing but the EMI। और तुम्हें पता है कि EMI जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। जो करंट इंड्यूस होता है वो कैसे होता है ना, बिकॉज इट फॉलोज दी नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ लेंस लॉ। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है वो आपको याद आना चाहिए। अब है क्या, बी आपका बढ़ रहा है विथ टाइम इन द डायरेक्शन विच इज गोइंग इन टू द प्लेन, परफेक्ट। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, दैट मीन्स मुझे करंट ऐसे डेवलप करना चाहिए। सुनना अच्छे से जो मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ, मुझे करंट इस वे में डेवलप करना चाहिए सो दैट उस मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करे, या आई कैन से उस चेंज को अपोज करे। अब फील्ड बढ़ रही है तो मुझे उस चेंज को अपोज करना है, तो मुझे फील्ड को कम करना पड़ेगा। अब क्रॉस वाली चीज़ें बढ़ रही है तो उसको अपोज करने के लिए मुझे डॉट क्रिएट करना पड़ेगा ना। वहाँ पे ट्विस्ट ये है, दो मतलब को प्लेनर लूप है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो लॉजिकली भी मैं सोचूं तो ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर का लूप है और जो अंदर का लूप है, तो एक चीज़ क्लियर है, बाहर के लूप में मुझे डॉट क्रिएट करना पड़ेगा। सो देखो मैंने जो अभी एरो बना है ऐसा, अब उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बाहर के लूप की वजह से वो बाहर बनेगी, है ना। और जब ये करंट पलटी मारेगा वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। सो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर बनेगी, पर होगा क्या, बाहर वाले लूप की वजह से लेट अस से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिसको मैं नाम देता हूँ लेट से B1, और ये आपको पता चल जाएगी कि ये डॉट है। और अंदर वाले लूप से जो बनेगी वो बनेगी B2, जो कि आपके पास क्या है, क्रॉस है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बन जाएगी B1 माइनस B2, और दिस इज गोइंग टू बी आर बी नेट। एंड आई थिंक यू कैन सेफली से इसका डायरेक्शन भी क्या आ जाएगा, डॉट, क्योंकि तुमने बाहर है ना डॉट रखा है। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट। और आप सेफली बोल सकते हो कि उस हिसाब से
बाहर में डी टू सी जा रहा है और अंदर ए टू बी जा रहा है. सो द आंसर इज I1 is in the direction A to B and I2 is in the direction D to C. So option D is the correct answer. Okay. So मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही है. कंसेप्ट EMI और कौन सा यूज़ किया है, लेंजिस लॉ. इफ़ यू सॉल्व EMI के PYQs तो आपको इसमें भी सिमिलर चीज़ें लगेगी, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, आगे बढ़ते हुए जाते हैं. नेक्स्ट, a thin flexible bar of length L is connected to two adjacent fixed points. Carries a current I in the clockwise direction as shown in the figure. When the system is put in a uniform magnetic field of the strength B, going into the plane of the paper, the wire takes the shape of a circle. The tension in the wire is how much? अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के कोई दूसरे क्वेश्चन की याद आई फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप अपने आप को ये डेफिनेटली बोल सकते हो दैट यू हैव नाउ स्टार्टेड लिंकिंग द कंसेप्ट, लिंकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम वन चैप्टर टू अदर. वहां पे भी कुछ ऐसा सिनेरियो ही है कि एक सेंटर पे देयर इज अ स्मॉल चार्ज क्यू हैज बीन टेकन. बाहर के रिंग पे तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रल चार्ज बाहर का जो रिंग है वो सर्कुलर रिंग फॉर्म होता है. तो उसमें जो सर्कुलर जो रिंग फॉर्म हुआ है उसमें कितना टेंशन होता है वो कैलकुलेट करना है. दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन और द कंसेप्ट जो यहाँ पे भी यूज होगा. वो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारी बुक्स में भी है, एच सी वर्मा सर की बुक्स में है ना, आशीष सर की बुक्स में है, या कोई भी बुक्स में आप देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा. सो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर रिंग. और अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि ये सेंटर है, आप उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करोगे. इस एलिमेंट को हम नाम दे देंगे DL, और हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और साथ में इसको ज्वाइन करेंगे. ओके, जो बीच में एंगल क्रिएट होगा वो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये D थीटा होगा, और जो रेडियस है वो आपका R होगा. और आपको पता है कि ये जो DL होता है वो नथिंग बट क्या होता है बेटा, RD थीटा. परफेक्ट. और इसको अगर मैं ज्वाइन करूं यहाँ से, तो यहाँ से एक छोटा सा आएगा DT, और एक यहाँ से आएगा बेटा, ये भी आ जाएगा बेटा DT. और फिर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना बेटा, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. अब फॉर रिजॉल्विंग पर्पस अगर मैं बात करूं, फॉर रिजॉल्विंग पर्पस यहाँ पे वो जो एंगल होगा बेटा, वो एंगल होगा, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि जो बीच में इतना सा एंगल है एक्चुअली में क्या हो रहा है. मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ. थोड़ा सा यहाँ पे इसका हम प्रॉपर डायग्राम क्रिएट करते हैं. दिस इज द केस, ये थोड़ा कर्वेचर है ना? और ये कर्वेचर को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन होगा. परफेक्ट. इसको मैं सेंट्रल लाइन से ज्वाइन करता हूँ. दिस पर्टिकुलर एंगल इज गोइंग टू बी D थीटा बाई 2. ओके, ऐसा. और तुमने देखा कि ये ऐसा यहाँ पे एक टेंजेंट क्रिएट किया है ना, ये आपका DT है, और हम इसको यहाँ पे ऐसा रिजॉल्व करेंगे. परफेक्ट. और फिर एक ऐसा जाएगा, मतलब DT का एक कंपोनेंट. हाँ, इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए दैट इफ D थीटा इज दिस, ये आपका 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस D थीटा बाई 2, और करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा D थीटा बाई 2, है ना. तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा DT साइन D थीटा बाई 2. परफेक्ट. ये एक DT की वजह से आएगा. परफेक्ट. और ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस वाला, DT कॉस D थीटा बाई 2. और बाय द वे लॉजिकली सेम यहाँ पे भी क्रिएट होगा. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. और उससे आपका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट है
वो इंटू 2 हो जाएगा। परफेक्ट। और उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा ऐसा, और दैट इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और नॉर्मली उसकी वैल्यू होती है आई एल बी, सो इसको मैं लिखूंगा आई डी एल इंटू बी। ओके, सो आई कैन सेफली से दैट इट इज नथिंग बट आई इंटू डी एल इंटू बी मस्ट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, डी टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। Now, for a very, very small angle, I can safely say sin theta is equal to theta. ओके, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ एक साथ सब्स्टिट्यूट करूँगा। डी एल के बदले हम डाल सकते हैं आर डी थीटा, यस और नो, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, बी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2, और ये हो जाएगा कितना, डी टी, और बाय द वे दिस इज नथिंग बट डी थीटा बाय 2। आई होप समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं देखूँ तो ये कट हो गया, परफेक्ट, और साथ में क्या कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डी टी का वैल्यू है वो आई इंटू आर इंटू बी आया, परफेक्ट। पर आपको पता है कि जो एल है वो क्या है, 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एल बाई 2 पाई, ये आपका ब्रैकेट। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट आई एल बी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई। सो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इट्स नॉट समथिंग क्वेश्चन जो काफ़ी ऐसे टफ है, मतलब ये चीज़ें करवाई जाती है, इट्स हमने क्लास में भी करी हुई है। ओके, सो मेक श्योर करो कि आपको चीज़ें अच्छे से आए, ठीक है। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मुझे नहीं पता बट कितने लोगों ने मेंस के पीवाईक्यूज मैग्नेटिज्म के अच्छे से किया है, और जिन जिन बच्चों ने अच्छे से किया है उनको पता होगा ये क्वेश्चन मेंस में भी है। और अगर अच्छे से किए ना तो वो सिर्फ ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। और मुझे पता है कि हमारे बच्चों ने ये ऑलरेडी डाउट्स में विषय पूछा हुआ है मेंस में। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, ओके, फॉर डिस्कशन। क्या है यहाँ पे, a long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns, ठीक। The spiral has inner radius A, outer radius B. The spiral lies in the XY plane and a steady current I flow through the wire. The Z component of the magnetic field at the center of the spiral will be कितना। Now इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट, है ना, तो concept is simple. The concept is we have to discuss the magnetic field, है ना, at the center of the loop, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस द बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। और उसके लिए यहाँ पे बस ट्विस्ट ये है कि ये स्पाइरल है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे, है ना, एक बीच में कोई एक डिफरेंट, है ना, एक आर रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी। और तुम्हें ये समझना है कि टोटल मेरे पास, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, और वो कितने पार्ट में है। तो अगर मैं चेक करूँ, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो टोटल बी माइनस ए रेडियस के अंदर है, बराबर। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक स्मॉल छोटा सा एलिमेंट डी आर, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने कंसिडर करेंगे हमें, डी एन, परफेक्ट। तो उस हिसाब से क्या मैं सेफली बोल सकता हूँ दैट मेरा जो डी एन हो जाएगा वो हो जाएगा एन अपॉन बी माइनस ए टाइम्स डी आर। सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो डी एन की वजह से वो हो जाएगा म्यू नॉट डी एन आई टाइम्स 2 आर। बाय द वे आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा है, तो आप कोई भी एक कंसिडर कर लो, एक आर डिस्टेंस वाला, ठीक है, छोटा सा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने डी एन कंसिडर करे हुए हैं, है ना, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आर है। आई होप ये समझा होगा आपको। इसके अंदर मैं डी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई
है ना, एन डी आर अपॉन बी माइनस ए टाइम्स 2r। टू कैलकुलेट द टोटल आई हैव टू इंटीग्रेट डेफिनेटली। तो ये 0 से क्या हो जाएगा बेटा b, और ये इनर रेडियस a से रेडियस क्या हो जाएगा आउटर रेडियस b। सो यहाँ से लेफ्ट का आंसर क्या आ जाएगा b, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, विच इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए, और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉन आर। अपर रेडियस क्या हो जाएगा बेटा b, लोअर रेडियस क्या हो जाएगा a, और अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a, और आई थिंक इफ आई सब्स्टिट्यूट देन द आंसर मुझे दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखो दैट डज नॉट मीन, मतलब मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ डुएबल चैप्टर, मतलब ऐसा नहीं है, आगे अच्छे क्वेश्चंस है भी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा कोई कोई क्वेश्चंस में, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस, और अगर हम बात करते हैं मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, डुएबल होते हैं। आपने अगर चीज़ें करी हुई हैं और मेंस में अगर थोड़े से जो उसके आड़े टेढ़े क्वेश्चन है वो करे हुए हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ओके। इसका कंसेप्ट एप्लीकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो पढ़ते हैं। एन इनफाइनेटली लॉन्ग hollow conducting cylinder with radius, inner radius r by 2 and outer radius r, carries a uniform current density about its length. The magnitude of the magnetic field mod B as a function of the radial distance r from the axis is best represented by इतना। तो बेसिकली वो ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेरे पास मान लो कि इनर सिलेंडर है, लेट अस से ये मेरे पास आउटर सिलेंडर है, ठीक है, और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, ऐसा बोला जा रहा है। इनर रेडियस मुझे बताई गई है कि अगर ये एक्सिस पकड़ लूँ मैं, तो ये मेरे पास r बाई 2 बताई गई है, और आउटर मेरे पास r बताई गई है, और मुझे बोलना है कि ये मॉड b, है ना, एक्सिस से लेके बाहर तक जैसे जाएगा तो क्या होगा। मैं, है ना, एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको समझाना ये चाहता हूँ कि बेसिकली इतना तो उसके पास है ना करंट, मतलब बाहर के इतने पार्ट में थिकनेस में तो करंट है। तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसा सोचता हूँ कि पहले तो इसमें कंसेप्ट जो हम लगाने वाले हैं, ठीक है, वो तुम्हें सबसे पहले स्ट्राइक ये हो जाना चाहिए कि दैट मुझे कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे वेरिएशन चाहिए तो समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है मुझे इसका बी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े। अब वैसे मुझे इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की वजह से वैल्यू पता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पार होता है, दैट आई नो, है ना, और ये वैल्यू होती है जब आउटसाइड होता है तो ओके। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा आप भूलना मत कि हम एम्पियर्स लॉ को पिक्चर में लाएंगे। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस है जहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगर किसी का प्लॉटिंग करना है तो तुम क्या करते हो कि तुम पहले करते हो कि r बाई 2 से कम जाओ, फिर r बाई 2 से r पे देखो, और फिर r से बाहर जाओ। अब मैं पहले, है ना, पहले दो एक्सट्रीम केस ले लेता हूँ क्योंकि वो समझना बहुत ईजी है, कि मान लो कि x डिस्टेंस में कंसिडर करता हूँ और x में लेता हूँ लेस देन r बाई 2। अब उसमें अगर मैं एम्पियर लूप कंसिडर करूँ और तुम लॉजिकली भी सोचो तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि x लेस देन r बाई 2 पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगी, है ना। अरे लॉजिक है ना भाई, क्योंकि अंदर कोई करंट एनक्लोज है ही नहीं तो चलेगा कैसे, है ना। तो ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और अगर मैं x ग्रेटर देन r पे चला जाऊँ, है ना, तो करंट एनक्लोज तो मेरे पास होगा ही होगा, है ना, मतलब जितना भी करंट है, मान लो I करंट है, ठीक। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली B का वैल्यू बोल सकता हूँ, x ग्रेटर देन r, बाहर चला गया हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, है ना। तो ये मेरा B हो जाएगा सेकंड। और यार इफ आई लुक एट दिस, तो दो चीज़ तो मैं बहुत क्लियर कट है कि r बाई 2 से कम पे तो B जीरो है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो इसको नहीं कर रहा वेरीफाई, तो A तो गलती हो जाएगा, तो मतलब A तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। और बाकी सब में अगर मैं देखूँ तो ऐसे जा रहा है ग्रेटर देन r पे,
ये भी ऐसे जा रहा है ना, और ये भी ऐसे जा रहा है। सो उतना क्लियर हो गया कि ठीक है, मतलब मीन्स बी सी डी ये तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, बराबर। अब बी सी डी में तीनों में एक बहुत ही एक स्टार्क डिफरेंस है, मतलब उसके बेसिस पे हमारा जजमेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन में आर बाई टू पे एक वैल्यू है और आर पे एक वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, ठीक। सी ऑप्शन में वो चीज़ें कुछ इंक्रीज हो रही है, डी में भी इंक्रीज हो रही है पर वो आर बाई टू से जीरो से हो रही है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर बाई टू पे उसकी वैल्यू कितनी हो, बराबर। तो फॉर दिस हमें लगाना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, सही। और मेरे हिसाब से है ना, बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, मान लो कि, है ना, मतलब बी कांस्टेंट हो गया। अब मैं कोई एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करूँ यहाँ पे ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा डीएल हो जाएगा एक्स डिस्टेंस है तो वो 2πx हो जाएगा, परफेक्ट। म्यू नॉट यहाँ पे हो जाएगा जे इंटू ए। अब अगर आप बोलोगे सर ये आपको कैसे स्ट्राइक हुआ, तो मैं यार चीज़ों को अगेन ढूंढता तो क्वेश्चन से ही हूँ कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमने जे को लेके आ गए, बराबर। अब ये जो ए है वो क्या है, एरिया इंक्लोज्ड, परफेक्ट। एरिया इंक्लोज्ड कितना होगा, तो इट विल बी बिटवीन एक्स से लेके आर बाई टू ना बेटा, तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए म्यू नॉट जे, है ना। फिर होगा पाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2πx। और अब मैं बी यहाँ से लिख दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट जे पाई अपॉन 2πx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर। और यहाँ से पाई पाई कट हुआ, और अगर मैं x की वैल्यू आर बाई टू डाल देता हूँ ना तो b की वैल्यू जीरो आएगी। दैट मीन्स आर बाई टू पे b कितना है बेटा, जीरो, और फिर देन वो बढ़ना चालू करेगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सो ये आपके एम्पियर्स लॉ के डेरिवेशन के कंसेप्ट को यूज करता है कि आपको डेरिवेशन समझाता है नहीं समझाता, आपको पता है यार कि बी म्यू नॉट आई बाई टू पार कहाँ से आता है ना, या फिर सोलेनॉइड का क्या आंसर है या टॉरॉइड का, मतलब आप कंसेप्ट पे जाओ अगेन वापस, आप बेसिक्स पे जाओ। इसीलिए एडवांस के बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि फॉर्मूला याद रखना इज नॉट enough for advance, means कि it's okay for advance, derivation is also very very important, okay। I think this also gives you the similar way, okay। चलो, sixth question we'll discuss this, uh, this is much similar or simple। ये बोला है a loop carrying current I lies in the xy plane as shown in the figure, और करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखाया है, ठीक है। सो करंट इज गोइंग लाइक दिस, the unit vector k vector is coming out of the plane, the magnetic moment of the current loop is how much। काफी सिंपल क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक मोमेंट m यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो सिंपल ये है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, पर यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली से इट इज I इंटू ए, सही है। अब मुझे यहाँ पे अगर मतलब I इंटू ए लगाना तो एक चीज़ क्लियर है कि मुझे एरिया चाहिए रहेगा, है ना, एरिया वेक्टर। करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में मैं करूँ तो थंब बाहर आएगा। सो मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बाहर के डायरेक्शन में होगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है, सी ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है। तो अब ए बी या डी बचा, अब उसके लिए मुझे एरिया चाहिए पूरे का। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एक चीज़ क्लियर है, ये जो पार्ट है वो तो स्क्वायर है ना, तो इतना तो मैं एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो इतना एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया इज नथिंग बट ए स्क्वायर, परफेक्ट। प्लस अगर मैं एक ये सेमी सर्कल कंसिडर करूँ इतना वाला,
उसमें आपको पता है कि ये a/2 हो जाएगा। परफेक्ट। सो वो हो जाएगा पाई a²/4, पर वो तो पूरे सर्कल का होगा, तो उसको डिवाइड बाई 2 करूँ, पर वो तो एक का हुआ, तो इंटू 4 करूँ। समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक मैथ्स है। ठीक। सो आई थिंक 4 कट कर दो, तो आंसर हो जाएगा a² प्लस पाई a²/2। सही। सो m इज गोइंग टू बी i a² ब्रैकेट में 1 + पाई/2, और जैसे मैंने आपको समझाया वेक्टर चाहिए तो पीछे लगा दो, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब ये तो काफ़ी सिंपल था, मतलब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ना मैं वापस कंसेप्ट बताऊंगा, और फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आफ्टर एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट यू ट्राई एंड देन ओनली यू सी द सॉल्यूशन जो पीछे दिया हुआ है। बिकॉज सी, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको इसमें जो कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है, वो मेन डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है? अ सिमेट्रिक स्टार शेप्ड कंडक्टिंग वायर लूप is carrying a steady state current I as shown in the figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of the magnetic field at the center of the loop will be कितना? Okay. Now चीजें जो समझने वाली है वो कुछ ऐसी है। आपके पास एक ये वायर है, परफेक्ट, फिर एक ये वायर है, फिर एक ये वायर है, फिर एक ये वायर है, फिर एक ये है, देन ये, देन ये। सो आप ऐसे करके देखते जाओ, तो कितने वायर होंगे बेटा? सो स्टार शेप है तो 1 2 3 4 5 6, और साथ में हर एक में 2, तो मतलब टोटल 12 वायर हुए, है ना। और उसमें से मान लो कि मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, ये 1 फर्स्ट वायर, लेट मी कंसिडर दैट वायर, तो मैं उस वायर को लेता हूँ, परफेक्ट। और ये मान लो कि सेंटर है इसका, और फिर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ लाइक दिस, और साथ में फिर इसको भी ज्वाइन करता हूँ। समझ में आ रहा होगा सबको बेटा, परफेक्टली। और सिमेट्रिक बोला है, सही है, दे हैव टोल्ड दिस एज सिमेट्रिक। सो लॉजिकली स्पीकिंग अगर टोटल देखे तो ये 2a हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 4a है तो उसका जो हाफ होगा वो 2a होगा, और उसका भी हाफ करेंगे तो a होगा। सही आ रहा है सब, समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, है ना। हाँ, तो देखते हैं अभी जो चीज़ें चलेगी वो आपको। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इस वायर की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना, वो कैसे कर सकते हो? फॉर दैट द थिंग इज, इस वायर को तुम आगे लेके जाओ, और तुम इस वायर से इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अच्छे से समझना। और आफ्टर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर, तुम्हारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है बी ड्यू टू फाइनाइट वायर। सो कंसेप्ट कौन सा होगा बेटा? बी ड्यू टू फाइनाइट वायर। और जो एक फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, बी ड्यू टू फाइनाइट वायर का इज μ0I बाई 4πr साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ इस चीज को यूज करते हुए, है ना, μ0I बाई 4πr साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2,
इस चीज़ को यूज़ करते हुए अब मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आर इज़ अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहली चीज़। थीटा वन थीटा टू क्या था, अब मैं वो डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैथ्स बेसिक यूज़ करके देखो, एंगल 30 डिग्री जा रहा है, 60 डिग्री जा रहा है, आप एक की वजह से फाइंड करो एंड देन फाइनली मल्टीप्लाई विथ 12 करो एंड यू विल गेट द आंसर, बिकॉज 12 की वजह से जो होगा वही तुम्हारा फाइनल एडिशन होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे है ना तुम्हें पूछे जा सकते हैं। स्क्वायर की वजह से आपने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, है ना, ट्राइंगल की वजह से भी किया हुआ है, हेक्सागन की वजह से भी किया हुआ है, बस इसमें इस बार उन्होंने क्या ले लिया है, स्टार ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो सारे एंड देन ट्राई द क्वेश्चन एंड देन चेक द आंसर क्या है और वो पीछे भी आपके पास कितना आता है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं क्या आंसर है इसका। सो आई थिंक जो चीज़ें बताई हुई है वो ये है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 60, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, माइनस साइन 30। परफेक्ट है। आई थिंक ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2a। ओके, और बाय द वे दिस ओ से ए इज 2a, यहाँ पे जैसे बना हुआ है वो 90 हो गया। और एंगल आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, ये सारे 30 और 30 60 कैसे आ गए, ये वैल्यू कैसे आ गई, है ना। और 12 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी सबको समझा होगा बेटा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो आई होप आपको कंसेप्ट समझा है, इट्स अबाउट मैथ्स, और यहाँ पे चीज़ें जो बताई हुई है वो अच्छे से समझो एंड देन आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है ना, वेरी लेंथी क्वेश्चन। A circular coil of radius r and n number of turns has negligible resistance. As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with a charge q through a switch. तो मेरे पास चीज़ें तो दी गई है, वो है r, फिर दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, फिर दिया है q, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है विच इज b नॉट, है ना, to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged to the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, the magnitude of angular momentum gained by the coil will be, assuming that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. Okay, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद यहाँ से जो मुझे कंसेप्ट स्ट्राइक होता है, that they have asked about the angular momentum, also hardly rotated वर्ड भी यूज़ किया है, कॉइल के बारे में भी डिस्कशन है, तो मुझे यहाँ से एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि अंकित सर क्यों ना हम टॉर्क देखें। और इफ़ आई टॉर्क के बारे में डिस्कशन करें तो हमें पता है कि टॉर्क होता है m इंटू वी साइन थीटा। और आई थिंक हम यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि मान लो कि यहाँ से अगर करंट आया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट आया, है ना, तो जो मेरा m वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा और b वेक्टर कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तो एंगल तो 90 बनेगा क्योंकि m वेक्टर बाहर आ जाएगा। सो थीटा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। सो टॉर्क जो लगेगा वो होगा सिर्फ m तो क्या बेटा, b नॉट। सही जा रहा हूँ ना बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, और बाय द वे if I talk about that m b not, है ना, तो m is NIA, yes or no, so I can safely say it is nothing but NI। और एरिया तो आई थिंक वो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी नॉट। ये तो हमारा टॉर्क हो गया। पर ऑल्सो टॉर्क जो होता है वो होता है आई अल्फा, यस और नो। और आपको पता है आई अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यस और नो। और ये आई को अगर मैं अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी, फिर एल इज एंगुलर मोमेंटम, तो जो डी एल हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा टाउ डी टी। तो जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा वो टाउ इंटू डी टी होगा। तो कैन आई से इट इज़ नथिंग बट एन आई बाई आई स्क्वायर इंटू बी नॉट इंटू डी टी। और अगर मैं बात करूँ ये आई की और डी टी की,
तो तुम्हें पता है dq by dt इज I, तो ये हो जाएगा n इज q टाइम्स बाय आर स्क्वायर टाइम्स b नॉट। उस केस में तुम्हारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो L हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। सो आई होप आपको समझा हो, और करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, है ना, पाई एन क्यूब बी नॉट आर स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन बट अ डूएबल क्वेश्चन। ओके, कंसेप्ट अच्छा क्रिएट किया है बाय अप्लाइंग द टॉर्क विथ द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इन द पार्ट 1 सीरीज। ऐसे क्वेश्चन अगेन मेंस PYQ में देखने को मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे वापस दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, मैं अगेन कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि पूछ लिया है उन्होंने कि बताओ यार कि बी एट द सेंटर ओ पे कितना होगा, बराबर। और आप वायर्स देख लो कौन कौन से है, एक तो ये है, बराबर। सो मैं वायर को नाम देता हूँ वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4, वायर नंबर 5, वायर नंबर 6। ठीक, अब सबसे बेस्ट बात, कितने ऐसे वायर हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी नहीं। सो कंसेप्ट तो सिंपल है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बी ड्यू टू डिफरेंट शेप्स। मैं डिफरेंट शेप्स इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे दो चीज़ मेनली यूज़ हो रही है। एक तो फाइनाइट वायर यूज़ हो रहा है, और दूसरा यूज़ की सेमी फाइनाइट वायर यूज़ हो रहा है बाय द वे, और एक सेमी सर्कुलर और क्वार्टर सर्कल का आर्क यूज़ हुआ है। सो किसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द ओ जीरो हो जाएगी। ऑब्वियसली कंसेप्ट आपको याद होगा कि अगर मान लो ये वायर है और तुमने वायर के एंड पॉइंट पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पूछी हो तो वो तो जीरो होती है ना। तो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, तो 2 की वजह से नहीं लगेगी, परफेक्ट। 6 की वजह से नहीं लगेगी, 4 की वजह से नहीं लगेगी। सो लगेगी कितनी वजह से, 3 की वजह से। ओके, और और मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया कि अगर ये वायर है और वायर में इस डायरेक्शन में करंट जाता है तो उसके राइट में हमेशा क्रॉस होता है और लेफ्ट में हमेशा डॉट होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। सो ओ पॉइंट फर्स्ट वायर के राइट में है तो उसमें क्रॉस होगा, थर्ड वायर के भी काइंड ऑफ राइट में है तो क्रॉस होगा, और मतलब इसके भी राइट में है तो क्रॉस ही होगा। मतलब सबकी वजह से ऐड ही हो रहा है ना, तो सबका एडिशन होगा तो बीच में प्लस साइन तो होनी चाहिए। आई थिंक वो तो करी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे माइनस होनी चाहिए, वो भी ठीक ही है ना। प्लीज़ लगा दो फॉर्मूला, सेमी फाइनाइट का फॉर्मूला याद कर लियो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर है। और अगर मैं बात करता हूँ मतलब ये मैं लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, दिस इज फॉर सेमी फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, जो भी बोलना चाहो आप। और आर्क की वजह से जो होता था वो होता था म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। इसमें जो आर होता है वो रेडियस होता है, दैट्स इट। इसमें स्मॉल आर डिस्टेंस होता है, कैपिटल आर रेडियस होता है। इसमें थीटा याद कर लियो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। पहले केस में 2, पहले केस में पाई होगा, दूसरे केस में पाई बाई 2 होगा। ओके, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सब्सटीट्यूट करो और देख लो यार आंसर क्या आता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक। सो आई होप, आई होप आपको अच्छे से समझा हो, ओके, कि कैसे चीज़ें आई हैं। बाय द वे, यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि सर ये म्यू नॉट आई, ये जो है वो तो समझा, ये भी समझा, ये कैसे हो गया, दिख रहा है आपको ये कैसा आया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस उन्होंने ये तो एल ले लिया, तो ये कहाँ से आ गया, साइन 45 का फैक्टर, सही है ना। तो मैंने बताया ना ये सेमी फाइनाइट है, बराबर ना। तो उस केस में आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, सोचो। बाय द वे, यहाँ पे उन्होंने ट्विस्ट ये खेला है कि ये जो है वो एल है, मतलब दिस इज नॉट एक्चुअली सेमी फाइनाइट। यहाँ पे हम देखो, दे हैव यूज द लेंथ एल, तो एक्चुअली में ये
सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट वायर ही हो गया ना बेटा। और फाइनाइट वायर हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करा और एक बीच में क्वेश्चन आया था जिसमें हमने माइनस किया था, यस और नो। जैसे मैं आता हूँ वापस स्टार वाले क्वेश्चन में, इसमें साइन 60 माइनस साइन 30, इसमें क्यों माइनस किया और इसमें आप क्यों बोल रहे हो कि ऐड करना है, बराबर। तो इसका भी मैं आंसर देता हूँ। देखो बेटा, अगर कंसेप्ट रिवाइज करना ही है तो कुछ ऐसा होता है कि मैं इसको अगर ज्वाइन करूँ और इसको ज्वाइन करूँ और इसको ज्वाइन कर दूँ, ये मेरा डिस्टेंस है, तो ये है मान लो थीटा 1 और ये है मेरा थीटा 2। सो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब मान लो कि यार लॉजिकली स्पीकिंग थीटा 1 थीटा 2 है ना, 90 हो गया, इन्फाइनाइट हो गया, तो ये साइन 90 प्लस साइन 92 होके कट हो गए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बनेगा, है ना, तो इन्फाइनाइट का बनेगा। नाउ इस केस में, है ना, मतलब ये फाइनाइट वायर है तो आई कैन नॉट यूज दिस, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, बराबर। हमारे केस में क्या हो जाएगा, जो ये वायर है, ये वायर, ये फाइनाइट है और ओ पॉइंट एक तो इसके सामने है, तो एक तो थीटा 1 तो हमारा 0 हो जाएगा और एक जो थीटा 2 है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल, और अगर मैं बात करूँगा ये एंगल, तो ये 45 हो जाएगा, सही। दैट्स वाई दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2 और फिर आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, ये तो सॉल्व हो गया। तो अब उस केस में क्या चेंज था बेटा, तो उस केस में कुछ ऐसा था कि मान लो कि तुम्हारे पास वायर फाइनाइट ही है ना, और पॉइंट यहाँ पे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा। तो उस केस में तुम्हें समझना है कि यार देखो, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 क्या था और यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, है ना बेटा, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा बेटा कि एक ये एंगल हो, क्योंकि एंगल किससे मेजर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से, समझा बेटा, एंगल किससे मेजर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से। तो एक ये और एक ये वाला, सही है। तो आप अब अकॉर्डिंगली जाओगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि एक में हमने प्लस क्यों किया है और एक में हमने माइनस क्यों किया है, ठीक है, याद कर लो, ये अच्छा है। और इसी के साथ आई कैन सेफली से दैट वी हैव completed our single correct MCQs from 2007 till 2023 of मैग्नेटिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोर देन वन का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।